साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज कुछ विशेष मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और जिन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं मैं उस संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज 5 अगस्त एक ऐसा दिन है जिसमें एक तरफ हर्ष और उल्लास है तो दूसरी तरफ इसमें मायूसी है, उदासी है और संविधान की हत्या भी है। भारत एक लोकतांत्रिक रिपब्लिकन और गणतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है और इस नाते जैसा कि आज भारतीय प्रधानमंत्री और दूसरे अन्य संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों ने किसी एक धार्मिक अनुष्ठान में भूमि पूजन में यानी कि एक तरह से भाग लिया है, जबकि राज्य का कोई स्टेट का या राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, रिलीजन नहीं होगा और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इसी प्रकार से अन्य जो राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य इसी प्रकार के जो संवैधानिक पदों पर विराजमान पदाधिकारी हैं, वे इस प्रकार के कार्यों में, गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। जिन लोगों को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना है, जिनको धर्म का प्रचार करना है, जो संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, ये काम उन लोगों का है। लेकिन पिछले 70 साल से ज्यादा जो है संविधान लागू हो चुका है और इस संवैधानिक परंपरा को किसी भी भारत के प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति, किसी अन्य राज्य के संवैधानिक प्रधान और पदाधिकारी ने इस नियम को नहीं तोड़ा। लेकिन 70 साल बाद में आज इस नियम को तोड़ा गया है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी बात को लेकर आज मेरा एक लाइव डिबेट भी था, मेरी जो है लाइव चर्चा न्यूज इंडिया टीवी जो चैनल है उसके ऊपर मेरी डिबेट थी। मैंने बेबाकी के साथ में अपनी बात रखी है कि ये भारतीय इतिहास में जो संविधान की दृष्टि से एक काला दिन है और देश और दुनिया में यदि परिवर्तन आना है तो वो धर्म से नहीं आ सकता। और अब ये बात प्रूव हो चुकी है कि सत्य और विज्ञान और मानवता के आधार पर ही इस देश और दुनिया में परिवर्तन आ सकता है। और इस नाते आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर की जो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की जो थ्योरी है, जो मैनिफोल्ड पाथ की जो थ्योरी है, उसी के आधार पर यानी कि एक तरह से इस देश का डेवलपमेंट और विकास है वो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इसी कड़ी में जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम बात करें कि क्या वहां पर जो राम मंदिर बनना चाहिए था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम सभी को मानना है, पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो न्यायपूर्ण था, निर्णय था या न्यायपूर्ण था, ये अपने आप में आज भी यानी कि एक तरह से जो है एक पहेली है और इस बात का फैसला है वो आने वाले समय में इतिहास है, इस बात का फैसला करेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा जो फैसला दिया गया वो कितना सही, कितना प्रासंगिक था। और यदि इतना ही प्रासंगिक था तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको यथास्थिति क्यों रखा, इस मामले में किसी प्रकार का कोई फैसला देना उन्होंने क्यों उचित नहीं समझा। और तथाकथित अभी वर्तमान जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसके ऊपर ऐसा फैसला क्यों दिया, ये एक विचारणीय प्रश्न था जिसके ऊपर उस समय भी बहुत सारे जो है प्रश्न है वो खड़े हुए थे। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जैसे अभी शिला पूजन हुआ है, जो है भूमि पूजन हुआ है, तो इस भूमि पूजन से पूर्व जब यहाँ पर भूमि पूजन के लिए खुदाई की जा रही थी तो वहां पर राम के अवशेष नहीं मिले, रामायण के कोई अवशेष नहीं मिले। जो बातें रामचरितमानस में और वाल्मीकि कृत जो रामायण है उसमें जो
लिखी हुई है, इस प्रकार के कोई अवशेष वहां पर नहीं मिलते। और नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी यानी कि एक तरह से सवाल उठाया था। इसके अलावा बिहार से भी ये जो है ये बात उठ रही है कि राम का जो जन्म है वो बिहार में हुआ है, और अयोध्या यानी कि एक तरह से जो है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये पुरातात्विक साक्ष्यों की खुदाई से यह बात सिद्ध हो गई कि वहां पर इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिले जिससे ये सिद्ध होता हो कि वहां पर कोई राम जन्मभूमि थी, या वहां पर किसी प्रकार का कोई राम का जो है वहां पर कोई मंदिर था, या इस प्रकार के कोई अवशेष वहां पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साथियों, बात यह है कि अब एक तरफ आस्था की बात एक अलग होती है, लेकिन जहां तक इतिहास के तथ्यों की बात है तो वो बिल्कुल अलग होती है। तो इतिहास के तथ्यों की यदि हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक साक्ष्य वहां पर इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से वहां पर एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप और बुद्ध विहार के जो है वो अवशेष हमें वहां पर मिलते हैं। सम्राट अशोका के वहां के जो स्तंभ लेख मिलते हैं, भगवान बुद्ध की वहां पर मूर्तियां मिलती है। तो ये अब इस बात से सिद्ध होता है कि वहां पर भगवान बुद्ध का और जो बुद्धिस्ट जो स्थल है वो वहां पर रहा होगा। और इस बात को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी स्वीकार किया है और माना भी है, लेकिन उसके ऊपर निष्पक्ष जो है वो जांच नहीं हुई। और ऐसा क्या कारण था कि कोरोना पीरियड में, कोरोना काल में, जब पेंडेमिक महामारी है ये, और इस प्रकार की महामारी में लोगों का इकट्ठा होना जो है वो वर्जित है, और ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं जबकि सभी की अगर भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी, तो ऐसी स्थिति में जो है लॉकडाउन का तो कम से कम खत्म होने का इंतजार करते ताकि ज्यादा लोग है इसमें भाग लेते। बात ये भी नहीं कि राम मंदिर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यानी कि एक तरह से छल कपट की जो बू है जो आ रही है, या जो छल कपट किया जा रहा है वो बहुत गलत है। इतिहास यानी कि एक तरह से इसका जो है आकलन अवश्य करेगा। और यदि यहाँ का जो समाज, ओबीसी समाज विशेष रूप से, जिसके साथ में आज भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो SC ST समाज जो है उसके साथ में आज भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर यानी कि एक तरह से कोई चर्चा है वो नहीं हो रही है। अब बात आती है कि एक तो वो रामायण जो रामचरितमानस और वाल्मीकि कृत रामायण, उसकी बात कही जाती है। रामचरितमानस में तो यानी कि एक तरह से रामचरितमानस में वाल्मीकि कृत रामायण जो रामायण है उसमें ये बात कही जाती है कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये राम राज्य स्थापित करने का मतलब ये कि आने वाले यानी कि एक तरह से समय में ये जो बहुजन जो समाज है, जो SC ST OBC जो समाज है, क्या इस प्रकार से यानी एक तरह से उनकी प्रताड़ना की जाएगी जो राम राज्य में, क्या ऐसा होगा? या फिर यानी जैसे अगर पढ़ने का प्रयास करता था संबुक, और संबुक ने लोगों को जगाने का काम किया, तो संबुक ऋषि को है वो मार दिया गया, और ये जो है वो जो रामचंद्र जी हैं वो उनके द्वारा वो मारा जाता है, और ये कहते हुए मारा जाता है कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम जो है ज्ञान के शिखर पर पहुंचो, तुम्हारे लिए तो ज्ञान का जो स्पर्श मात्र है वो भी एक अपराध है। तो इस राम राज्य से क्या SC ST OBC समाज का भला होगा? ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। अब इसी कड़ी में EV रामास्वामी पेरियार के द्वारा एक रामायण लिखी गई जिसको सच्ची रामायण के नाम से जाना जाता है, और ये जो है तमिल भाषा में यानी कि एक तरह से उन्होंने ये जो रामायण है वो लिखी थी। इस रामायण का तमिल भाषा में नाम था रामायण पादिरांगल, जिसका हिंदी में यानी कि एक तरह जो अनुवाद है वो सच्ची रामायण के रूप में है वो नामांकन किया जाता है। तो जब पेरियार ने ये रामायण जब लिखी थी तो रामचरितमानस के और वाल्मीकि कृत जो जितने भी जो चरित्र है और जिनको तथाकथित देवीय यानी कि एक तरह से जो शक्तियों से विभूषित किया है, उनके ऊपर उन्होंने बड़ा प्रश्न जो है वो खड़ा किया है और प्रश्न चिन्ह लगाया है, और बेबाकी के साथ में उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी है। अब इसी कड़ी में यानी कि एक तरह से आगे चलकर उत्तर भारत में पेरियार के द्वारा लिखी हुई रामायण को सच्ची रामायण के रूप में हिंदी में प्रकाशित करने का काम 1968 में किया, और जैसे 1968 में इन्होंने ये काम किया, उसके बाद में 9 दिसंबर 1969 को यूपी की चंद्रभानु गुप्ता की कांग्रेस की जो सरकार ने है, इसने इस किताब के ऊपर बैन लगा दिया, जिसको ललई सिंह की सच्ची रामायण के नाम से जाना जाता है, और यूपी में इसकी बिक्री को बैन कर दिया। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है वो ललई सिंह यादव ने जो है वो याचिका लगाई, और इसके ऊपर यानी कि एक तरह से बड़ी बहस हुई। पेरियार ललई सिंह की तरफ से जो है पैरवी करने का काम है वो बनवारी लाल यादव ने किया, और बड़ी मजबूती के साथ में यानी कि एक तरह से अपनी जो बात है वो रखी, और इसमें जो है
जो एक 3 सदस्यीय जो है वो बेंच है, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैठी, जिसमें न्यायमूर्ति वीआर कृष्णमूर्ति अय्यर जो है इनकी अध्यक्षता में ये जो है पैनल बना। इनके साथ में पीएन भगवती और जो सैयद मुर्तजा फजल अली हैं वो सहयोगी जो है इनके न्यायाधीश थे। तो 3 सदस्यीय बेंच ने जो है 1900 इसमें जो है इन्होंने फैसला दिया, और इस फैसले में ललई सिंह की जो सच्ची रामायण है इसके ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को इन्होंने हटाया, और साथ ही साथ जो है सरकार के ऊपर जो है मुख्यमंत्री के ऊपर जो है 300 रुपए का जुर्माना लगाया एजे, यानी कि एक तरह से इसके हर्जे खर्चे के रूप में। इसी के साथ में यानी कि एक तरह से बाद में जो है यूपी की जो कांग्रेस सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में फिर इस मामले में 1976 में जो फैसला आया वो पुनः ललई सिंह यादव के पक्ष में आया, सच्ची रामायण के पक्ष में आया कि ये बैन लगाना है वो किसी भी दृष्टि से अपने आप में न्यायोचित नहीं है। तो आज भी यानी कि एक तरह से सच्ची रामायण के जो पात्र हैं, जब आप देखते हैं तो जो रामचरितमानस और जो वाल्मीकि कृत जो रामायण के जो पात्र हैं, और उसमें जिस प्रकार का जो महिमा मंडन इसमें किया हुआ उसमें और उसमें रात दिन का अंतर है। तो एक ये यानी कि एक तरह से जो बात है उसमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ में एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बात यह है कि अभी पेरियार की सच्ची रामायण की दोबारा यानी कि एक तरह से अभी जो है इसका अनुवाद हुआ है। प्रमोद रंजन ने इसका जो संपादन किया है और अशोक झा ने इसका अनुवाद किया है। राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है ये सच्ची रामायण, और इसमें उन्हीं बातों को जो पेरियार के ललई सिंह के द्वारा ये सच्ची रामायण की जो उन्होंने अनुवाद किया था, ठीक इसी तर्ज के ऊपर यानी कि एक तरह से अनुवाद है वो दोबारा है वो किया गया है। अब इस संदर्भ में यदि हम तर्क और विवेक की दृष्टि से बात करते हैं, तो तर्क और विवेक के आधार पर यदि हम बात करें तो हिंदू राष्ट्र का जो मिथक ये जो पाले हुए हैं, जो काल्पनिक इतिहास पर आधारित है, जो ये कहना कि इसका जो इतिहास वो 1 लाख पुराना है, 2 लाख पुराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्यों का आगमन है वो आज से तकरीबन है 3.5 से 4 हजार साल पहले हुआ है। उसी के साथ में यानी कि एक तरह से इन्होंने यहाँ की मूल सभ्यता, धन, धरती और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति इन्होंने इसको खत्म किया, और बाद में आने वाले जो आक्रांत था उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो इसीलिए इससे पूर्व अपने आप में इस प्रकार का कोई इतिहास नहीं है, और यही इसका सबसे बड़ा मिथक है। यदि हम वास्तव में इतिहास का आकलन करना चाहते हैं, तो यदि इतिहास का हम आकलन करना चाहें तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस मामले में 4000 साल पूर्व की हम बात करते हैं तो जो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको नाग सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उससे भी पहले यानी उससे भी पीछे यदि हम जाते हैं तो जो आदिवासियों की यानी कि जो सभ्यता है वो यहाँ पर फल फूल रही थी, और तकरीबन 45 से 50,000 साल पहले यहाँ पर आदिवासी सभ्यता है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इस बात के जो साक्ष्य है, जैसे राजस्थान में डीडवाना है, इसके अलावा भीमबेटका है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कई जगहों पर यानी कि एक तरह से इसके जो अवशेष है वो मिल जाएंगे, जिसमें यानी कि एक तरह से जो है गुफाओं में आदिवासी है वो रहते थे, और वहां पर आज भी जो शैल चित्र है वो उपलब्ध है। प्राचीन साहित्य का यदि हम शोधन करते हैं तो इस बारे में जो जानकारी मिलती है, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय मानकर साहब ने इस बारे में बहुत डिटेल स्टडी करते हुए जो है प्राचीन जो सभ्यता और जो संस्कृति, यहाँ की जो आदिवासी कल्चर है, जो बहुत ही यहाँ का जो स्ट्रॉन्ग कल्चर था, उसके बारे में जो है कई बार उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में अपनी जो बात है वो रखी है। इसी कड़ी में साथियों अब बात यह है कि चाहे मंदिर का निर्माण करें या और अन्य प्रकार के कोई धार्मिक संस्थान का निर्माण करें, इनसे देश का विकास नहीं हो सकता। यदि हम आज भारत की बात कर रहे हैं तो मानव विकास सूचकांक में हम विश्व में 129वें पायदान पर है, 129वें नंबर पे, यानी निचले स्तर पर हम जाते हैं। यदि हम एजुकेशन इंडेक्स की, डेवलपमेंट इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं तो भारत का जो स्थान है वो 135वां है। यानी एक तरफ हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के ढर्रे के ऊपर आज भारत चल रहा है, भारत विश्व गुरु नहीं बल्कि विश्व का चेला ही बन सकता है, और इससे जो है वो देश का यानी कि एक तरह से विकास होने वाला नहीं है। यदि हम बात करते हैं
यदि हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी के मामले में ये 45 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर भारत में बेरोजगारी है। और अभी यानी कि एक तरह से हम 80वें स्थान पर जो है भारत विद्यमान है। यदि हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की यदि बात करते हैं तो भारत जो है इस मामले में और भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है और अभी भारत का जो है वो 153वां स्थान है वो गिना जा सकता है। यदि हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के मामले में तो जो मोदी सरकार ये कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा, देश को बेच दिया। आज रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, यहाँ के जो एयरपोर्ट हैं वो बेचे जा चुके हैं, यहाँ के जो है बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको बेचा जा चुका है। अब धीरे धीरे यानी कि एक तरह से सब कुछ जो है वो देश का जो पिछले 70 सालों में जो परिसंपत्ति खड़ी की गई थी, राष्ट्रीय संपत्ति को तैयार किया गया था, आज एक एक करके इन पूंजीपतियों को औने पौने दामों के ऊपर बेचा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है देश में जो है आज भुखमरी और बेरोजगारी की स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी है, उसके बावजूद भी देश की जनता को किसी प्रकार का राहत देने के बजाय जो है उनका और अधिक शोषण है वो किया जा रहा है। ये स्थितियां हैं बड़ी यानी कि एक तरह से भयानक भविष्य की ओर संकेत करती है साथियों, भयानक भविष्य की ओर संकेत करती है। और ये भयानक भविष्य है वो क्या होगा ये आने वाले समय में, क्योंकि जब 2014 में सरकार बनी थी तब हमने ये आशंकाएं प्रकट की थी कि देश और ज्यादा गर्त में जाने वाला है, ये गर्त में गया। आज भारत की 204 लाख करोड़ की जो पिछले बजट सत्र की जो जीडीपी थी उसमें गिरावट आ गई है। अब यानी कि एक तरह से जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो अभी माइनस में चल रही है। यदि ये ग्रोथ रेट यदि 4% भी अगर माइनस में चलती है तो आप ये मान के चलिए कि हमारी जो जीडीपी है वो 204 लाख करोड़ से जो है वो घटकर लगभग 190 लाख करोड़ के ऊपर आ जाएगी। देश में काले धन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। और काला धन कहां पे है हम बताते हैं। काला धन यानी कि एक तरह से जो है वो मंदिरों में है, यहाँ के जो धार्मिक संस्थान है उनमें है। उन धार्मिक संस्थानों में जो संपत्ति है वो भारत की जीडीपी के यानी कि एक तरह से इक्वल सी है। सोना जो है वो तकरीबन 25-30 लाख करोड़ के आसपास है। यदि इस सोने का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो भारत में बहुत सारी जो समस्याओं का समाधान है वो हो सकता है। जितने भी धार्मिक संस्थान है उनमें सब में यानी कि एक तरह से इनके ऊपर टैक्स लगाइए, इनका राष्ट्रीयकरण कीजिए, वहां पर इसकी क्या उपयोगिता है? कोई उपयोगिता नहीं है। तो ये जो स्थिति है बड़ी अपने आप में यानी कि एक तरह से ये घातक है। ऐसी स्थिति में अभी मैं इसी संदर्भ में यानी कि एक तरह से आज जो डिबेट मेरी जो चल रही थी न्यूज इंडिया चैनल के ऊपर, तो उन्होंने ये पूछा कि ये जो है वो कितना प्रासंगिक है, आप इस बारे में क्या सोचते हो। मैंने उनको साफ साफ ये बात कही कि ये भारतीय इतिहास के लिए काला दिन है, भारतीय संविधान के लिए काला दिन है और इससे देश का विकास और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। बेरोजगारी नहीं मिट सकती, SC/ST सब प्लान जो है वो लागू नहीं हो सकता, ओबीसी की जो सेंसस जो जनगणना है वो नहीं हो पा रही है, जो इश्यूज हैं उनके ऊपर काम नहीं होता बल्कि नॉन इश्यू के ऊपर है वो काम होता है। इसलिए 3 यानी कि एक तरह से यहां पर भारत में जो स्थिति है वो देश के लिए घातक है। नंबर 1, यहां पर अधर्म पर आधारित धार्मिक व्यवस्था और धार्मिक ग्रंथ। नंबर 2, दूसरा जो है वो है जाति और तीसरा है जातीय पूंजीवाद। इन तीनों का उन्मूलन है वो करना होगा, समूल उन्मूलन करना होगा। अधर्म पर आधारित धार्मिक ग्रंथ जिसमें SC/ST OBC के लिए है वो गालियां लिखी हुई है और साथ ही साथ यही जो धर्म है वो इन्हें निकृष्ट और नीच स्थिति में पहुंचाता है और उनकी मानव गरिमा को नकारता है। नंबर 2, दूसरा यानी कि एक तरह से जो जाति जो एंटी डेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है और बाबा साहब ने इसको इंसल्टिंग आइडेंटिटी बताया है। कास्ट इज एन इंसल्टिंग आइडेंटिटी, अर्थात जाति एक अपमानजनक पहचान है। और नंबर 3, जातीय पूंजीवाद। विश्व में पूंजीवाद है, पूंजीवाद भी यानी कि एक तरह से खतरनाक है और क्रोनिक कैपिटलिज्म जिसको यानी कि घोर पूंजीवाद कहा जाता है वो भी खतरनाक होता है। लेकिन भारत में जो पूंजीवाद है वो जातीय पूंजीवाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
और बल्कि जब से ये मोदी सरकार आई है ये घोर जातीय पूंजीवाद के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि एक तरह जो परिणाम है भयंकर दुष्परिणाम के रूप में सामने आने वाले हैं आने वाले भविष्य में। इनके ऊपर कि एक तरह से सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, बेरोजगार जो छात्र युवा हैं उनका भविष्य है वो अंधकार में है, भूखमरी फैली हुई है, कुपोषण है, और 80 करोड़ जो लोग हैं भारत में वो एक अनुमान ये बताया जा रहा है कि वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। यानी इस सरकार के आने के बाद में जो गरीबों की जो संख्या है वो लगभग कि एक तरह से दुगनी होने के कगार पर पहुंच गई है। ये इनकी गलत नीतियों का परिणाम है और इन्हीं गलत नीतियों के परिणाम के रूप में जो है इन्होंने नोटबंदी गलत तरीके से लागू की, उसका परिणाम यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में गई। इन्होंने गलत तरीके से जीएसटी लागू की, जहां पर इनका स्वार्थ था वहां पर इन्होंने जीएसटी लागू की, उसका परिणाम गलत आया। लेकिन इन्होंने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखा और आज भी देश का है वो देश को जो है ये जनता को निचोड़ रहे हैं, उनको चूस रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। तीसरी बात आगे इसी संदर्भ में कि इन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को जिस प्रकार से आज ये बेच रहे हैं इसका भी आने वाले समय में बहुत भयंकर दुष्परिणाम हो निकलने वाला है। देश की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है इन्होंने। किस बात के पटाखे हैं वो चलाए जा रहे हैं, किस बात के दीपक जलवाए जा रहे हैं। पहले कोरोना महामारी को लेकर जो है इन्होंने गलत तरीके से जो है लॉकडाउन लागू किया। जिस समय यहां पर 400 केस 500 केस भी नहीं थे तब इन्होंने जो 3 महीने तक जो है वो देश को लॉकडाउन करके और बहुत सारे जो गरीब और मजदूर हैं, जो कामगार हैं और जो अन्य सामान्य जो लोग हैं इनको भूखे मरने के लिए और तड़प कर मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया। और जब आज ये जो पर डे 50,000 से ज्यादा जो केसेज आ रहे हैं सब कुछ खुला है और ये खुले रूप में कि एक तरह से ये जो है ये भूमि पूजन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और यही काम यदि कोई मुस्लिम समाज के लोग यदि कर रहे होते या कोई दलित समाज के लोग कर रहे होते या ओबीसी समाज के लोग कर रहे होते तो ये इनको बदनाम कर देते। जैसा वो दिल्ली में जो मरकज के मामले में जो हुआ है, वहां पर जो जमाती हैं उनको लेकर जिस प्रकार से उन्होंने देश में दुष्प्रचार फैलाया और ऐसा कि एक तरह से देश में माहौल खड़ा किया कि इस देश में जो है ये कोरोना वायरस वो मुसलमानों की वजह से और इन जमातियों की वजह से जो है वो फैला है। और आज ये कर रहे हैं, ये मीडिया जो है इनकी जो जबान है वो तालू की चिपक जाती है, ये कुछ नहीं बोलता। मीडिया भी एक तरह से पूरी तरह से बिक चुका है ये। इसलिए देश की जनता को समझना होगा और इस बारे में सकारात्मक दिशा में काम करने की आवश्यकता है। ओबीसी की जनगणना जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते ये,